कलयुग का बटवा का मजाक करो तार जवन जमीन खरीदाइल हो नु इनका कमाई से खरीदाइल है। क्या तुम पता रहनु कि इनकर कमाओल पैसा के जमा करके बहन सन के ब्याह करे के बा? हमके भी पसंद बानी। चला लड़का तो पसंद आ गई। ये तो 40,000 खाली साड़िये के बिल बन गई। भैया हमके ना ये ब्राउन कलर के सोफा चाहिए और भैया कूलर ना, बहुत गर्मी हो गई बा, एसी चाहिए हमरा के। ऐसे कि नहीं? इन लोग के साथ ना रहब, हर हाल में बंटवारा होए तो हम करिए के मानब। इन लोग केकरा साथे रही है, इन लोग के देखी। बस ये सोचत बानी कि बहन के तो बंटवारा हो गई, अब लागत बाटे कि बहन बहन के भी बटे के पड़ी। एक एक जन के लागे एक एक बहन के हवाले कर दी। मैटर क्लोज। और छोटका भाई हरकुन चाचा के खेत बनामा करी ना हम। का सोचे ताड़ा? अगर हम लोग के बात गलत हुई तब हमारे भाई के मन दुखी हो जाए। दुनिया तू खेत लिखोला जाई घरे पता करी। तबीयत तो ठीक बना रहू। हाँ तबीयत ठीक बा। रामू कहा के पैसा की जरूरत है तो अपन खेत बेच रहे तो हम से खरीद ले। बता के 50 बार पहले समझा चुका नहीं कि तनख्वाह के सारा पैसा जमा करके रखिया बहन सर के ब्याह करे। ठीक बा, इनके सब कमाई है लेकिन इनका तो ही पता रहे ना कोनो हिस्सा नहीं है। ई घर में हमनी के भी बराबर के हिस्सा होखेला। आज तक के हो अपने नैहर में हिस्सा बखरा ले बा का? हमनी अपन हिस्सा कोर्ट तक जाकर लेके आई। मम्मी कहत रहली कि काले दोनों बुआ के बंटवारा हो जाई तो एक बुआ तोहरे में आ एक बुआ हमरे में आ जाई है। समोसी मामा मामी कुल लोग के बुलेला पर बुआ लोग के ना। वेरी बैड किशन। बबनी लोग कहिया जाए लोग रोलो। ज्यादा दोनों लोग के एक साथे रहे के मन करत होखे नु तो चल जा जबर का भैया ओरी तोहार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है कलयुग का बंटवारा और ये मूवी आपको किस प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कलयुग का बंटवारा 2025 से एक सामाजिक रूप से जीवंत पारिवारिक ड्रामा है जो आज की भौतिकतावादी दुनिया में रिश्तों की नाजुक ताने बाने को दर्शाते हैं। राजीव मेहता द्वारा निर्देशित ये भोजपुरी सांस्कृतिक विषयों पर भावनाओं पर एक प्रभावशाली फिल्म बनाने की ये जानते हैं, जहां ये फिल्म लालच, महत्वाकांक्षी और परंपरा विरोधी के विचारधाराओं से लिखते हैं। सत्ययुग के परिवार की कहानी पर आधारित है। हिंदी में रिलीज हुई 2 घंटे 34 मिनट की ये फिल्म दमदार अभिनय और एक तीखे सामाजिक संदेश का संतुलन बनाते हैं, जिसमें ये साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बन जाते होते हैं। फिल्म की ताकत इसके कलाकारों की टोली में अमिताभ बच्चन ने रघुनाथ प्रसाद के रूप में ज़बरदस्त अभिनय किया है, जो परंपराओं की एकता और प्रतिशोध करने वाले विभक्त व्यक्ति हैं। उनका अभिनय फिल्म के भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है, खासकर फिल्म के गहन क्लाइमैक्स और जहां फिल्म को भावनात्मक रूप से मजबूती बनाते हैं। खासकर फिल्म को गहन क्लाइमैक्स जहां उनके लिए एक नए चेतावनी की तरह गूंजती है। उनके साथ अनिल कपूर बड़े बेटे विजय प्रसाद की भूमिकाओं में है, जिसका धन दौलत की भूख आधुनिक युग की बेचने की ही दर्शाते हैं। दूसरी ओर मनोज वाजपेयी छोटे बेटे अर्जुन प्रसाद के किरदार में गहराई लाते हैं, जो आदर्शों के रिश्तों की जूझ रहता है लेकिन विरासत की लड़ाई में खुद को कुचला हुआ पाते हैं। उनके साथ वे हुए टीना गुप्ता और शेफाली शाह घर के संभालने की कोशिश करते होते हैं। हालांकि अक्सर असफल होते हैं, लेकिन उन्हें किरदारों की रोहन, प्रिया की मासूम मगर सशक्त किरदारों के बुजुर्गों की खोई हुई उम्मीदों की किरण जगाई होते हैं। निर्माण के जरिए एक फिल्म के बहुत ध्यान में गड़ा होता है। रवि के वर्मा की छायांकन, पारिवारिक रिश्तों की गर्मजोशी और घर के टूटने की अलगाव की ठंडक दोनों की दर्शकों को हिमेश रेशमिया की संगीत भावनात्मक समृद्धि की एक परत जोड़ती है, जिसमें भावपूर्ण दर्शकों के दिल छू लेने वाली बैकग्राउंड स्कोर और साथ ही जोड़ा जाता है। अरिजीत सिंह द्वारा गाए गए रिश्तों की मंदिर और सोनू निगम द्वारा गाए गए बंटवारा जैसे गाने क्रेडिट रोल के वादों को दर्शाता है, जो जहन में लंबे समय तक बने रहते हैं।
क्योंकि वे टूटे हुए रिश्तेदारों की दर्द को क्योंकि बयां करता है। संजय की संभालने वाली समूह के लिए ये फिल्म संपादन सुनिश्चित करता है कि नाटक एक स्थिति गति के आगे बढ़े और दर्शकों को भावनात्मक सफर में बांधे रखते हैं। विषयगत रूप से कलयुग का बंटवारा सिर्फ एक पारिवारिक नाटक होने की उनसे कहीं आगे बढ़कर आधुनिक समाज का आईना है। ये इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे महत्वाकांक्षाओं और नैतिकतावाद अक्सर प्रेम और एकजुटता पर हावी होते हैं और कैसे लालच पीढ़ियों के एकता को नष्ट कर सकता है। फिल्म इस विचार पर भी जोर देता है कि भले ही पुरानी पीढ़ी स्वार्थ का आगे झुक जाता है, लेकिन युवा पीढ़ी अभी तक अपने भीतर आशा और मेल मिलाप का बीज संयोजन होते हैं। रोहन और प्रिया के बंधन में माध्यम से फिल्म एक सुझाव देते हैं कि कलयुग में मूल्य पूरी तरह से लुप्त नहीं होते हैं। व्यावसायिक मोर्चे पर इस फिल्म को सामाजिक संदेश के साथ साथ एक बड़े बजट की पारिवारिक मनोरंजन फिल्म के रूप में पेश किया गया है। लगभग 70 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने रिलीज होने से दर्शकों को दिलों में जगह बना ली है। दुनिया भर में 180 करोड़ का प्रभावशाली कमाई की। आलोचकों ने अभिनय की, खासकर अमिताभ बच्चन के भावुक संवादों और दमदार किरदार आधारित पटकथाओं की खूब तारीफ की। कुछ समीक्षकों ने इस नाटकीय पलों को और इशारा किया और वंचित आलोचकों ने भी माना इसकी कच्ची भावनाओं की पारिवारिक की गहराई को दर्शाते हैं। अंत में कलयुग का बंटवारा एक ऐसी फिल्म है रूप में भर जाती है जो पुरानी यादों की आधुनिक दृष्टिकोण के साथ जोड़ते होते हैं। ये उन दर्शकों को आकर्षित करता है जो पुरानी संयुक्त परिवार नाटक देखते हुए बड़े युग हैं, जो साथ ही ये टूटते हुए की रिश्तों की जूझ रही वर्तमान पीढ़ी के सीधे संबंधों के उतरते। ये फिल्म केवल मनोरंजन नहीं है, ये आज की दुनिया में लुप्त होने मूल्यों की याद दिलाते हैं, जो रिश्तों की बनाए रखने का आह्वान करते हैं, जो वाकई मायने में रखते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं अब एक पत्रिका शैली का लेख जैसे फिल्म फेयर की बॉलीवुड हंगामा फीचर फिल्म जैसी फिल्म को जानकारी को पर्दे के पीछे की पारिवारिक धारावाहिकों को दर्शकों की दृष्टिकोण और आलोचनाओं को हाइलाइट्स के साथ प्रस्तुत करें? इससे ये वास्तविक दुनिया की फिल्म की रिलीज जैसे और भी अधिक महसूस होगा। अच्छा, ये बच्चे व्यापार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है कलयुग का बंटवारा और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। चलिए शुरू करते हैं। कलयुग का बंटवारा खुद को एक सामाजिक चिंतनशील नाटक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करती है, जो आधुनिक कलयुग युग से जुड़े संघर्षों, मूल्यों और पारिवारिक विभाजनों का दर्शाते होते हैं। पहली नज़र में फिल्म का शीर्षक दिलचस्प है, जो आज की भौतिकतावादी दुनिया में पीढ़ियों के अंतराल, नैतिक पतन और रिश्तों के विभाजन पर एक सशक्त टिप्पणियों का संदेश देता है। फिल्म का परिवेश पुरानी यादों के साथ भावनात्मक कहानी कहने का संदेश देता है, जहां दर्शक परंपरा और आधुनिक के बीच आदर्शों की टकराव में खेती की उम्मीद करते होते हैं। मुख्य कलाकारों ने अच्छे अभिनय के साथ फिल्म को आशाजनक शुरुआत करती है। रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर दर्शकों ने माना कि अभिनय दमदार था। हर कलाकार ने अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाई और भावनाओं की बखूबी चित्रित किया है। इसमें शुरुआत में ये उम्मीद जगी है कि उनकी कुछ दर्शक प्रभावशाली रूप लगी। कुछ समय के लिए परिवार के केंद्रित नाटक और पुरानी यादों के तत्वों को अच्छी काम किया, जिसने दर्शकों को भारतीय सिनेमा की पुरानी शैलियों को भी याद दिलाई जाती है। हालांकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कमजोरियां और भी स्पष्ट हो जाता है कि ये मजबूत कथानक बनाने की बजाय फिल्म पुरानी यादों, दोहराए वाले संवादों पर ज़्यादा निर्भर करती है। बिना किसी उचित चमत्कृष की और गति बनाए कई उपकथात्मक अधूरे रह जाते हैं और जब दर्शक को शक्तिशाली मोड़ या समाधान की उम्मीद करते हैं, फिल्म एक असंतोषजनक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। कई लोग ने अंत तक अचानक और निराशाजनक बताया, जिसमें उन भावनात्मक समापन या प्रभावशाली संदेश का अभाव था जिसका वादा शासक ने किया होता है। निर्देशन की ये कमी दर्शकों को निराश करती है। एक दर्शक प्रतिक्रिया ने इसे बखूबी व्यक्त किया कि अच्छे अभिनय बावजूद फिल्म समय की बर्बादी जैसे लगी, क्योंकि ये उस
तरह की कहानी पेश नहीं करती पाई जिसमें उसे बताने का इशारा करता था। पहले भाग में उभरी भावनाओं की कभी चमक पर पहुंचने नहीं दिया था और अंत तक कहानी अधूरी लगने लगी, जैसे कोई ऐसा नाटक देख रहे कि जैसे अपनी आवाज़ भी नहीं मिली। उसके साथ ये फिल्म एक निर्देशन कमी की दर्शकों को निराश नहीं की। ये दर्शक की प्रतिक्रिया ने इसे बखूबी व्यक्त किया है कि अच्छे अभिनय के बावजूद फिल्म समय का बर्बादी जैसे लगी। क्यों? ये एक उस तरह की कहानी पेश नहीं कर पाई जैसे कि उसे बताने का इशारा था। पहले भाग में उभरी भावनाओं का कभी चरम पर पहुंचने नहीं दिया था और अंत में कहानी अधूरी लगने लगे, जैसे कोई ऐसा नाटक देख रहे हैं जो से अपनी आवाज़ भी नहीं मिला होता है। तकनीकी दृष्टिकोण से मिले गति और भावनाओं के निष्पादन के मामले में संघर्ष करते हैं। हालांकि सिनेमैटिक और संवाद कभी कभी ईमानदारी देखते हैं, लेकिन एक ठोस क्लाइमैक्स और अभाव इन प्रयासों को पर भारी पड़ते हैं, जो फिल्म के मूल्यों और पारिवारिक गतिशीलताओं पर एक सशक्त टिप्पणियाँ हो सकती हैं। वो एक खंडित अनुभव बनकर रह जाती है जो स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ पाते होते हैं। तो अंत में कलयुग का बंटवारा एक ऐसी फिल्म बन जाती है जिसमें प्रभावशाली तो है, लेकिन वो अपनी राह से भटक गई। दमदार अभिनय और एक दिलचस्प असाधारण के साथ ये एक यादगार सामाजिक नाटक बन जाती है, लेकिन इसके बजाय ये कमज़ोर कहानी के बोझ तले दबी एक प्रयोग बनकर रह जाती है। कई दर्शकों के लिए इस फिल्म का देखना ये छोड़ना एक जैसा ही लगता है, वो बजाय कि प्रभावशाली कलाकारों के बावजूद इसे आलोचकों के सामना करना पड़ा होता है। फैसला कलयुग बंटवारा ने अच्छी अभिनय, पुरानी यादों का ताज़ा करने वाले लहजे के साथ अपनी जगह बनाई है, लेकिन कहानी की गहराई की कमी, अधूरे उपकथानक और एक असंतोषजनक अंत के कारण ये कमज़ोर पड़ जाते हैं। एक चुका हुआ अक्सर कलयुग की बंटवारा होता है। कलयुग के बंटवारा फिल्म की शुरुआत एक छोटे से भारतीय कस्बे की शांत गलियों से होती है, जहां आदरणीय मुखिया रघुनाथ प्रसाद ने सिर्फ एक घर बनाया है, बल्कि मूल्यों को सांस्कृतिक और पारिवारिक एकता की विरासत भी दी है। दर्शकों से उनका घर भेलजोल का केंद्रित रहता है, त्योहार प्रार्थनाओं की, बच्ची की हंसी और सहभोज की आवाज़ों से भरा हुआ। रघुनाथ का मानना है कि असली दौलत ज़मीन या पैसा नहीं, बल्कि प्यार के बंधन में है, जो एक परिवार को मजबूत बनाए रखती है। उनके बेटे विजन और अर्जुन अपनी पत्नियों के बच्चों के साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं, जो ऊपरी तौर पर परिवार के आदर्श और विभक्त परिवार के लिए काम करते होते हैं। जो उनके साथ होने वाली हर फिल्म को जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ये दरारें और भी तीखी हो जाती है। बड़ा बेटा विजय महत्वाकांक्षी व्यावहारिक रूप से काम करता है, व्यवसाय के विस्तार करने, संपत्ति खरीदने और धन संपत्ति सुरक्षित करने का बात करते हैं, ये मानते हुए कि आर्थिक मजबूती सफलता का एकमात्र सच्चा पैमाना है। इसके विपरीत छोटा बेटा अर्जुन कोमल हृदय और आदर्शवादी, जो मुनाफे से ऊपर लोगों से और दौलतों के ऊपर रिश्तों की महत्व देता है। उनके मतभेद रोजमर्रा का बहसों से बदल जाता है, जिन्हें उनकी पत्नियों और भड़का देती है। एक प्रतिस्पर्धी जिद्दी, दूसरी विनम्र और ज़मीनी खींचों और ज़मींदारों के लेकर मामूली मतभेदों की शुरू होकर धीरे धीरे विचारधाराओं की लड़ाई में बदल जाता है, जहां दोनों भाई अनदेखा तरीके से करते होते हैं। तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है जब रघुनाथ गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। उसका नाजुक स्वास्थ्य परिवार का सहज परिमाण होता है, जो उसके लिए मजबूर करता है। वकील रिश्तेदार देखने लगते हैं। जल्द ही बंटवारा संपत्ति के बंटवारे की फुसफुसाहट फैलने लगती है। कभी खुशहाल रहे घर में गर्मा गर्म बहसों की जूझती है, जो कमरे की कभी हंसी से गूंजती थी। ये आरोपी की शौक से कांप रहे थे। ज़मीन का हर टुकड़ा, कारोबार का हर हिस्सा, घर का हर सम्मान विभाग का विषय बन जाता है। वहीं परिवार, जो कभी एकता की मिसाल था, लालच से दिखकर विभाजन की मिसाल बन जाता है। कलयुग का बंटवारा शीर्षक खुद पर वास्तविक लगते हैं, जो इस दर्शकों की आधुनिक नैतिकता रिश्तों की नींव को कसे हुए देखते होते हैं। फिर भी इस करवाहट के बीच युवा पीढ़ी एक रिश्ता की किरण प्रदान करते हैं। विजय की बेटे के रोहन और अर्जुन की बेटी प्रिया की बोझ भाई बहन की जैसे कि पवित्र रिश्तों है, जो उनके माता पिता की
बहु झगड़ों होता है, उनकी मासूमियत, आशा बड़े की गुस्से के विपरीत अपनी बातचीत की एक ऐसे परिवार का सामना देखते हैं जहां प्यार पैसे की ज़्यादा मायने रखता है, जहां रिश्तों संपत्ति के लिए नहीं टूटते और जहां एकजुटता की सबसे ऊपर रखता है। उनके माध्यम की फिल्म ये संदेश देता है कि जहां पुरानी पीढ़ी अपनी राह भटक गई है, वहीं युवा पीढ़ी अभी तक प्रेम और एकता के आदर्शों को भी रखते होते हैं। फिल्म का भावनात्मक मोड़ तब आता है जब रघुनाथ ये महसूस करते हुए कि उनका अंत निकट है, परिवार को अपने विस्तार के साथ इकट्ठा करते हैं। एक शक्तिशाली और हृदयवादी एक हालत में है जो उन्हें अपने पूर्वजों द्वारा पारिवारिक बनाने के लिए किए त्याग की याद दिलाता है। ये उन्हें बताता है कि कलयुग की असली त्रासदी गरीबी नहीं बल्कि दिलों की बंटवारा है। वो चेतावनी देता है कि जब प्यार की जगह लालच आ जाता है, जब रिश्तों की जायदाद समझ लिया जाता है तो परिवार की भावना ख़त्म हो जाती है। भले ही धन की कितनी भी बढ़ जाए, उसके शब्द उसकी आंखों में आंसू ला दे, लेकिन साथ ही इस कठोर सच्चाई को भी उजागर करने की जो टूटे हुए जोड़ने की शायद बहुत ही दूर होता है। रघुनाथ के मृत्यु के बाद अपरिहार्य जो घटित होता है, परिवार की कानूनी बंटवारा, घर बंट जाता है, जो अपने कमरे खाली हो जाता है, फर्नीचर और संपत्ति का बंटवारा हो जाता है और घर पर जो भी एकजुटता प्रतीक था उनके लिए भी एक जाता है। क्लाइमैक्स भावनात्मक विनाश भर में भावनात्मक की बात को खोखला कर जाता है। सबसे हृदय विदारक दृश्यों में से एक रोहन और प्रिया का आंगन पहुंचता है, जब बेटे हैं जबकि उसके माता पिता संपत्ति के लिए झगड़ा करते हैं। जब उनके पीछे जाते हैं तो उसके पक्षों के लिए तो जवाब से उन रिश्तेदार को होता है, सबके बजाय ये हाथ में हाथ डालते बाहर निकलने और जो एक ऐसे भविष्य के प्रतीक हैं जहाँ प्यार और मानवता कभी भी जीवित रह सकती है, भले ही बड़े बुजुर्ग ने नकार दिया होता है। फिल्म के कठोर और मीठी नीचे के साथ समाप्त होती है, जिससे से परिवार अलग हो जाता है। दर्शकों को ये एहसास होता है कि ये कहानी आज की दुनिया में लालच के कारण बिखरते होते हैं। अनियत और असली परिवारों की कहानी, फिर भी रोहन और प्रिया के साथ साथ निश्चिनों के लिए काम करने वाली ये फिल्म एक सीख होती है, साथ चक्रों तर्क और प्रेम और औपचारिक भविष्यों का पुनर्मिलान भी करते होते हैं। कलयुग का बंटवारा 2025 एक ज़बरदस्त सामाजिक और पारिवारिक ड्रामा से है, जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि समाज के एक आईना भी दिखाता है। ये दर्शकों को अनियत महत्वाकांक्षा विविधता की कीमत की याद दिलाती और साथ ही प्रेम, त्याग और मूल्यों के महत्व पर प्रकाश डालते। फिल्म का भावनात्मक चरम रघुनाथ का अंतिम भविष्य दर्शकों के लिए हमेशा के लिए अंकित जाएगा, क्योंकि ये ना सिर्फ उनके परिवार से बल्कि एक पूरी पीढ़ी से बात करते होते हैं, जो उनके लिए एक मती खुद की युवा पीढ़ी की आशा की किरण यह सुनिश्चित करते कि संदेश निशान नहीं बल्कि चिंतन और संभावना भी होता है।